बहनों से की गई ज़ियादती पर इसे बहुत अजाब से गुजरना पड़ा। इसे खुदा के कहर से कोई ना बचा सका। इसकी ज़मीनों पर जन्नत का कबीला आबाद था, वो उससे बेखबर था, मगर वो सब जानते थे। अस्सलामु अलैकुम। ओशिन स्टोरी सेंटर पर खुशामदीद। जो लोग जन्नत के वजूद पर यकीन नहीं रखते, दरहकीकत वो जाहिल और कम अकल होते हैं, और ऐसे लोगों को जन्नत अपना आप ज़रूर दिखाते हैं। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम भुला नहीं पाते। ऐसा ही एक नाकाबिल फरामोश वाक़या क़ारीन के लिए बयान कर रही हूँ, जो उम्मीद है आपको मुद्दतों याद रहेगा। ऐसे वाक़यात सुनाने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत पकड़े और सुनाने का हक़ अदा हो जाए। चलें अब कहानी शुरू करते हैं। मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई उन पढ़ते गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफ़ी असर व रसूख था। नाजिम से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ अराज़ी थी जो नाना की वफ़ात के बाद इन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज़बाज़ करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे। मामू ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उसके पास गए। इन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपके सगे बहन भाई हैं, आपके वालिद की ज़मीन में अब सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ना माने और अपनी ज़िद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर इन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अपने असर व रसूख की बना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ ज़री ज़मीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। ज़मीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था कि इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज़्यादा उसे देती है। ज़िंदगी सब्र और शक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, ज़िंदगी बस उनकी है। जो सब्र और शक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं, वो इस जहन में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक़ल को अपना ग़ुलाम बना देती है। मामू को भी ज़्यादा से ज़्यादा की लालच रहती थी। उसने कई बार सोचा कि इस गैर आबाद ज़मीन को भी आबाद किया जाए ताकि उसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन उसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये ज़मीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। इन्होंने कहा, इस ज़मीन को हमवार ना करें, यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी मखलूक रहती है, उनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, अपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा क़ुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे किया ग़र्ज़। आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर ज़मीन हमारा मसकन है। आपने जो उसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, उसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी ज़मीनों की आमदनी भी ख़त्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फ़िज़ा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाक़या सुनाया और कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होकर रह गए। ज़मीनों की देखभाल अब उनके बस का काम नहीं था, लिहाजा उनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गाँव आ गया। अब वो ज़मीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद ज़मीन को हमवार करके उसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब उसने मुंशी से बात की तो उसने कहा, पहले बड़े चौधरी से बात कर ली, इन्होंने इस ज़मीन को आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरी मखलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाक़या भी बयान किया। ये जिनबूत वाली बातें सब झूठी होती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमने अपनी ज़मीन आबाद करनी है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नादीदा क़ुव्वतें या जिनबूत वग़ैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे।
हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। इन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, मगर वो ना समझा। मुंशी ने भी इसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही डायरेक्टरों ने काम शुरू किया, मगरिब की तरह से काली घटा उठी। देखते ही देखते उसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ गर्द और गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर कलाबाजियों खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जाकर गिरे। यही हाल ड्राइव करो और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नाम वाओ निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम वाओ सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाज़ें इस कदर खौफनाक थीं कि हर जी रूह को खौफ आने लगा। हर तरफ आहो पुकार और क़यामत सुगरी हर पाती। एक नादीदा क़ुव्वत हारिस को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो धड़ाम से फर्श पर कमर के बल गिरा। इसको काफ़ी चोटें आईं। भला हो इस मोज़म का, जिसने अल्लाह अकबर कहकर ज़हर की अज़ान शुरू की। अज़ान के कलमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज़्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग इसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई, ए खैर मरी मखलूक खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के हम मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहाँ मजदूरी करने गए थे। ये लोग अब की बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की माफ़ी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी मुआफ़ कर दी। ये सब शर्मिंदा हैं। आइंदा कभी अब की बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफ़ेद लिबास पहने एक बुज़ुर्ग सामने आए। ए आदम की औलाद, हम भी अब की तरह खुदाए बुज़ुर्ग वाओ बरतर की पैदावार है। हम अपने आप में गुम रहने वाली मखलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही हमने कभी आपका बुरा सोचा है। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सज़ा भुगतने को तैयार हैं। अपने गरीबानों में जाने को आपका दीन इस्लाम तो अमन व शांति का दर्स देता है। बरदबारी और तहम्मुल इसके उसूल ही, सिरात मुस्तकीम इसकी राह है और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस और उसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हवस ने उनको इंसान से हैवान बना दिया है। झूठी शान वाओ शौकत बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनों का हक मारा है। बहन भाइयों की ज़िंदगी अजाब बना दी। जाओ, हमने तुम्हें मुआफ़ किया, दोबारा गलती की तो हम मुआफ़ नहीं करेंगे। याद रखो, उस वक्त हम खौफ खुदा से अब लोगों को मुआफ़ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और उसके बेटे को कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। उनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम उनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। इन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये माफ़ी के हकदार नहीं। उनको माफ़ी उसी सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख ना करे। सब लोग गर्दनी झुकाए उन बुज़ुर्ग की बातें सुन रहे थे और उनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, अगर चौधरी साहब ने हमारी बात ना मानी तो हम इसको अबरत का निशान बना देंगे। वो बुज़ुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ हुए और फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के इजाले के लिए हमें दोबारा उसी मखलूक की मिन्नत समाजित और कब्र वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हाल में इस मखलूक को राज़ी करना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। उसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहाँ बलवाकर उनके हिस्से की ज़मीन दे दी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े इयादत के लिए इतने तो वो मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राज़ी कर लो, उनसे माफ़ी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बलवाया, अपने किए की माफ़ी मांगी। सब बहन भाइयों ने इसे मुआफ़ कर दिया। एक बार फिर जन्नत की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने कहा, जन्नत ने दिल से चौधरी साहब को मुआफ़ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। 1 माह अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गए। मामू अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। दोस्तों, कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर दी। मुझे यकीन है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।